साथियों नमस्कार। आज के सेशन में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमास द्वारा इजराइल पर किया गया हमला। सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है। कुछ पेपर्स की यदि कटिंग हम देखते हैं तो जैसे अमर उजाला ने इस खबर को छापा है कि हमास द्वारा इजराइल पर 5000 रॉकेट्स के साथ में हमला कर दिया गया। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपने मुख्य पृष्ठ पर इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ छापा है। तो आइए इस खबर का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि हमास द्वारा ये हमला क्यों किया गया। हमास आखिर है क्या, हमास नाम की जो संस्था है वो है क्या, उसका उदय किस प्रकार से हुआ, उसका जन्म किस प्रकार से हुआ और पूरी जो समस्या है वो कब से उत्पन्न हुई और तात्कालिक कारण हमले के क्या रहे। इन सभी बिंदुओं पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अंत में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए इस खबर से बन सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से और कहां से इजराइल पर यह हमला हमास के द्वारा किया गया है। यदि हम हमले की वीडियो फुटेज को देखते हैं तो हमला जो किया गया है वो गाजा पट्टी नाम का जो एरिया है, गाजा पट्टी एरिया से हमास के द्वारा, हमास जो कि एक आतंकी संगठन है, उस आतंकी संगठन के द्वारा गाजा पट्टी नाम की जगह से हवाई हमला किया गया है। साथ ही साथ जो स्थल बॉर्डर है उसके माध्यम से भी बॉर्डर को तोड़कर भी हमला करने की कोशिश की गई है। कैसे हमला किया, आप तस्वीर में, आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि रॉकेट दागे गए, साथ ही साथ बॉर्डर को तोड़कर भी हमास के जो आतंकवादी संगठन के लड़ाके हैं उन्होंने घुसने की कोशिश की। किसकी सीमा में? इजराइल की सीमा में घुसने की कोशिश की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमास का हमला है उसके द्वारा इजराइल कितना इफेक्टेड हुआ है, कितना जान और माल की हानि इजराइल में हुई है। जान और माल की हानि की यदि हम बात करें तो ऐसा अंदेशा लगाया गया है कि 5000 रॉकेट के माध्यम से लगभग क्या किया गया है, हमला किया गया है हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर। लेकिन 5000 रॉकेट्स के हमले के बावजूद यदि खबरों की माने तो लगभग 300 लोगों की यहां पर आहत होने की खबर आ रही है। लेकिन ये 300 लोग जो आहत हुए हैं उनके आहत होने के कारण ये हवाई हमला ना होकर बॉर्डर के माध्यम से, बॉर्डर तोड़कर जो लड़ाके हमास के प्रवेश किए हैं उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रॉकेट का हमला जो है वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया इजराइल को, और ज्यादा नुकसान न पहुंचाने का कारण है इजराइल का एक प्रोजेक्ट जो कि काफी सुर्खियों में रहा था और उस प्रोजेक्ट का नाम था आयरन डोम ऑफ द इजराइल। आयरन डोम के माध्यम से यह समस्या जो है, इजराइल इस समस्या का सामना आज से पहले भी करता रहा है। इसीलिए इजराइल ने अपने ऊपर होने वाले हमलों से सुरक्षा के लिए एक आयरन डोम नाम की स्ट्रक्चर अपने शहर के ऊपर बनाई थी, अर्थात पूरे देश के ऊपर एक स्ट्रक्चर, आयरन डोम नाम की एक स्ट्रक्चर जो है उसका विकास इजराइल के द्वारा किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार का हवाई हमला यदि दुश्मन की तरफ से किया जाता है तो इस आयरन डोम के तहत क्या हो जाता था, वो हवाई हमला यहां शहर के नीचे, शहर के बिल्डिंग्स को क्या नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि हवाई हमले के अंतर्गत जो रॉकेट या मिसाइल दुश्मन द्वारा दागी जाएगी उसके लिए सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे और रडार सिस्टम लगाया गया था, ताकि रडार सिस्टम इस आयरन डोम के एरिया में प्रवेश करते ही दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट को पहचान लेगा और उसको आकाश में ही नष्ट कर देगा। इस प्रकार की प्रणाली का विकास इजराइल के द्वारा अपने ऊपर लगातार होते हमलों के मद्देनजर पूर्व में ही कर लिया गया था। तो ये जो नुकसान हुआ है जान और माल का, वो ज्यादा बॉर्डर से, स्थलीय मार्ग से जो लड़ाके प्रवेश किए हैं उनके द्वारा ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है रॉकेट के बनिस्पत। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार, किस संगठन ने कहां से इजराइल पे हमला किया, किस प्रकार से इजराइल उनसे क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। अब हमले के यदि तात्कालिक कारण की हम बात करें तो हमले का तात्कालिक कारण जो हमास आतंकवादी संगठन है जो कि गाजा पट्टी में जो है अपना कब्जा रखता है, उसने तात्कालिक कारण जो बताया है वो ये बताया है कि इजराइल के द्वारा अल अक्सा जो मस्जिद है उस पर पूर्व में जो हमला किया गया था उसके बदले के फलस्वरूप ये हमला इजराइल के ऊपर हमास संगठन द्वारा किया गया है। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है, समस्या की जड़ बहुत पुरानी है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तात्कालिक जो कारण था वो यही बताया गया है, किसके द्वारा, हमास के द्वारा, कि अल अक्सा जो मस्जिद है उस पर इजराइल यदाकदा जो हमला करता है उसके बदले के रूप में ये हमला इजराइल के ऊपर हमारे गठबंधन के द्वारा किया गया है। यह था तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण जानने के पश्चात हमें थोड़ी सी इजराइल की ज्योग्राफी को समझना होगा, इजराइल देश को समझना होगा कि किस प्रकार से उसकी भौगोलिक स्थिति है
और उस भौगोलिक स्थिति को समझने के पश्चात ही हम इस पूरे प्रकरण को समझने की स्थिति में आ पाएंगे। तो इजराइल की यदि हम स्थिति देखें तो इजराइल भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी के पास स्थित एक देश है, जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के आसपास जो है, इसके आसपास जो कंट्रीज स्थित हैं वो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज। थोड़ा सा और जूम करके इस नक्शे को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि पूरा जो इजराइल वाला पार्ट है, वो पूरा इजराइल वाला पार्ट 3 भागों में बटा हुआ है। इस तरफ ये जो पार्ट है उसे गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है, जबकि इस तरफ का जो ये इलाका है इसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये इजराइल के ईस्ट भाग में है, लेकिन इसे ईस्ट वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर एक नदी बहती है जिसे जॉर्डन रिवर कहा जाता है। इस जॉर्डन रिवर के वेस्ट में होने के कारण इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। अब इस वेस्ट बैंक और ये जो गाजा पट्टी वाला इलाका है, इस पे फिलिस्तीनियों का अधिकार है, ठीक है। और इस प्रकार से इस गाजा पट्टी वाला जो एरिया है वहां पर फिलिस्तीनी जो लोग हैं उन्होंने ही एक संगठन खड़ा किया जिसे हमास नाम के संगठन के रूप में जाना जाता है। और ये इजराइल में इस्लामिक स्टेट्स, पूरे इजराइल क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने की बात करता है। और इसी के मद्देनजर एक मस्जिद पे हुए हमले को कारण बताते हुए अभी हमला जो है वो किया गया है। बाकी का ये जो क्षेत्र है ये इजराइल के कब्जे में है, इजराइल के क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। किस प्रकार से ये विभाजन हुआ, पहले इजराइल देश के बनने से पहले ये एरिया किसके पास में था, इन सब की चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल हम हमारे मुद्दे को केंद्रित करते हैं कि ये जो हमला हुआ था वो कहां से हुआ और किस प्रकार से हुआ। वीडियो में हम देख चुके हैं हमला जो हुआ था, यहां गाजा पट्टी से हमास ने हमला किया, इस तरह से हवाई मार्ग से और साथ ही साथ स्थल मार्ग से भी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हमला हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर किया गया। तो हम कह सकते हैं हवाई हमले के साथ साथ दक्षिण पश्चिम सीमा से, दक्षिण पश्चिम के बॉर्डर से हमास द्वारा इजराइल के ऊपर हमला बोला गया। अब बात करते हैं हमले की प्रतिक्रिया किस प्रकार की रही। पूरा विश्व ने इस हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ बातें कही और पूरा विश्व यहां 2 प्रकार के गुटों में बटा हुआ दिखाई देता है। जितनी भी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सभी इजराइल के पक्ष में खड़ी हैं, जबकि इस्लामिक कंट्रीज यहां हमास के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। प्रतिक्रिया में क्या क्या, किन किन लोगों ने क्या कहा आइए देखते हैं। सबसे पहले सुनते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री की बात कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस हमले को किस तरीके से लिया है। देखते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री जो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, इनकी समरी में आपको बता दूं, ये ऐसा कह रहे हैं कि इजराइल ने जो हमला किया है वो केवल एक हमला या आक्रमण नहीं, ये इजराइल के विरुद्ध युद्ध है। तो कुल मिला के 2 प्रकार की बातें जो है ये प्रधानमंत्री कहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री। पहली बात तो ये कि इजराइल ने ये जो हमला किया है वो केवल हमला नहीं, इजराइल के विरुद्ध एक युद्ध है, स्टेट ऑफ वार की घोषणा इजराइल के द्वारा कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इजराइल पर हमला करके हमास ने अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए हैं। तो इसका तात्पर्य ये क्या है कि इजराइल अब इस दिशा में क्या करेगा, बहुत ही गंभीरता से क्या करेगा, बदला लेगा किससे, हमास से। और उसके लिए एक ऑपरेशन घोषित कर दिया है वहां के प्रधानमंत्री ने। ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन, जिसके तहत इजराइल ने भी अब गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया गया है। पूरे विश्व की प्रतिक्रिया की यदि हम बात करें तो देख लेते हैं हम सबसे पहले भारत की प्रतिक्रिया। भारत इस मामले में कहता है, मोदी का ट्वीट इस मामले में आता है और मोदी स्पष्ट रूप से कहते हैं वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इजराइल, यानी इस हमले में हम इजराइल के पूर्णतः पक्ष में हैं, इजराइल के पूर्णतः समर्थन में खड़े हैं। और ये भारत का जो स्टैंड है इजराइल के लिए ये अब थोड़ा चेंज होते हुआ आता है। यदि हम पूर्व में जाएं, फ्लैशबैक में जाएंगे तो हम देखते हैं कि भारत यहां पर फिलिस्तीन का समर्थन करता था। इसको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत का ये जो व्यू है इसके बारे में वो बदलता है। तात्कालीन जो जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां हैं, जो कूटनीति है वर्तमान की, उसके अनुसार अब पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ में खड़े हुए यहां दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अर्थात यूएसए भी आधिकारिक रूप से इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई देता है और साफ साफ कहता है कि इजराइल को यदि किसी भी प्रकार को अपने सुरक्षा, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के डिफेंस की आवश्यकता हो तो उसके लिए यूएस तैयार खड़ा है। इसी प्रकार यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहता है कि ये जो हमला किया गया है, ये हमला जो है वो सिविलियंस के विरुद्ध एक हमला है, जो कि गाजा पट्टी के द्वारा हमास ने जो इजराइल पे किया है वो सिविलियंस के ऊपर एक हमले को, सिविलियंस के ऊपर हमले के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार जर्मनी भी यहां पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, किसके, इजराइल के।
इसी प्रकार ब्रिटेन भी यहां पक्ष में दिखाई देता है और स्पेन भी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए और भारत सभी के सभी पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं इजराइल के यहां पे, जबकि कुछ कंट्रीज यहां इजराइल को दोषी मानती हैं। उनमें से सबसे पहली है ईरान। ईरान कहता है कि ये जो हमला हुआ है ये बिल्कुल सही है। इजराइल हमास के इस हमले को बिल्कुल सही ठहराता है और कहता है कि ये हमला प्राउड ऑपरेशन की तरह है, अर्थात बहुत अच्छा किया कि हमला किया गया। इसी तरह ये साथ में आगे ये भी कहता है कि वी सपोर्ट दिस ऑपरेशन, कि हम इस ऑपरेशन, जिसको इसने क्या कहा, प्राउड ऑपरेशन कहा, उस ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार का बयान सऊदी अरेबिया के द्वारा जारी किया जाता है और सऊदी अरेबिया ये कहता है कि ये जो हमला है ये इजराइल की नीतियों का ही परिणाम है। इजराइल ने फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों को छीना, उसी के कारण ये हमला जो है वो हुआ है। फिलिस्तीन पीपल के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको छीनने के कारण ही ये हमला किया गया है। इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया ये वक्तव्य भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। चिंता का कारण क्यों बन सकता है? क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल होते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भारत के द्वारा चलाया जा रहा है और वो प्रोजेक्ट है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, आईमैक के नाम से उसे जाना जाता है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से उसे जाना जाता है, जिसके माध्यम से भारत यूरोप तक अपने व्यापार का रास्ता बनाएगा। आगे इसको भी हम देखेंगे कि क्या है आईएमईसी और किस प्रकार से भारत का हित इससे प्रभावित होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस प्रकार पूरे विश्व को यदि हम देखें तो दो भागों में इस हमले के बाद विश्व बटा हुआ दिखाई देता है। हरे रंग से जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी खड़ी दिखाई देती हैं यहाँ पर किसके, हमास के पक्ष में, जबकि बाकी की जो कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो पक्ष में है इजराइल के। भारत यहाँ इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। ये तो बात हुई वर्तमान के हमले की तात्कालिक कारण की, लेकिन हमले की जड़ की यदि हम बात करें, मूल कारण की यदि हम बात करें तो हमें बहुत पीछे जाना होगा। 1948 से भी पीछे हमें जाना होगा और जाके प्रारंभिक समस्याएं हमें देखनी होंगी और उस दौर में जाना होगा जब इजराइल नाम का देश अस्तित्व में ही नहीं था। प्रारंभ में इजराइल नाम का कोई देश विश्व के मानचित्र पर नहीं था और ये इजराइल का पूरा जो इलाका था वो फिलिस्तीन ही हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो आपको तीन पार्ट अब यहां दिखाई दे रहे हैं, एक इजराइल, ये पूरा बीच का इलाका इजराइल, इस तरफ कौन सा इलाका मैंने आपको बताया, जो गाजा पट्टी जहां से हमला हुआ है, और साथ ही साथ ये वेस्ट बैंक है। ये तीनों के तीनों एरिया ही कुल मिला के क्या कहलाते थे, फिलिस्तीन कहलाते थे। और इस फिलिस्तीन एरिया में प्रारंभ में यहूदी या ज्यू नहीं थे। इजराइल में वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, यहूदियों की है, लेकिन प्रारंभ में यहूदी यहां निवास नहीं करते थे, केवल इस्लामिक यानी जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी है वो ही यहां पर निवास करते थे। तो प्रारंभ में आबादी कैसी थी, मुस्लिम आबादी थी। उसके पश्चात धीरे धीरे यहूदी यहां आकर बसने लग गए, ठीक है। क्यों और बसने लग गए, क्योंकि रोमन आक्रमण जो हुआ था उसके कारण रोम से कुछ यहूदी कहां आ गए थे, बसने आ गए थे, कहां पर, फिलिस्तीन क्षेत्र में। लेकिन यहां आबादी जो थी वो प्रारंभ में बहुत कम थी। तो फिलिस्तीन में यहूदी सेटलमेंट प्रारंभ में बहुत कम था, लेकिन लगातार जब जर्मनी द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किया गया, आपने सुना है कि हिटलर द्वारा किस प्रकार से, नाजियों द्वारा किस प्रकार से यहूदियों पर हमले किए गए, उस हमलों से दुखी आकर यहूदी वापस से आकर कहां रहने लग गए, और ज्यादा मात्रा में आके कहां रहने लग गए, फिलिस्तीन में आके बसने लग गए, फिलिस्तीन में रहने लग गए। उसके बाद जब पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है, उस पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है ये ब्रिटेन को मिल जाता है। अब ब्रिटेन को जब ये फिलिस्तीन वाला क्षेत्र मिल जाता है तो ब्रिटेन यहां पर यहूदियों को भारी मात्रा में बसाना चालू कर देता है, भारी मात्रा में सेटलमेंट करना चालू कर देता है, किसका, यहूदियों का। तो इस प्रकार से भारी मात्रा में यहूदी जब बसाए जाते हैं फिलिस्तीन में तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मुस्लिम देशों के द्वारा उठाया जाता है और इजराइल के आसपास जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे सऊदी अरब हो, वो सभी मिलकर क्या क्या करते हैं, सभी अरब देश मिलकर क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि यहां यहूदी सेटलमेंट ब्रिटेन द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है। उसका वो सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इस विरोध के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने एक रिजोल्यूशन निकाला और यूएन रिजोल्यूशन के द्वारा इस पूरे भाग को 1948 में क्या कर दिया गया, तीन भागों में बांट दिया गया। पहला जो क्षेत्र है
उसे फिलिस्तीन कहा गया, जहां मुस्लिम अनुयायी रहते थे, मुस्लिम नागरिक रहते थे। दूसरे क्षेत्र जहां यहूदी रहते थे उसको इजराइल कहा गया, और तीसरा मध्यवर्ती क्षेत्र, दोनों के बीच में एक बफर जोन बना दिया गया। इस प्रकार का रिजोल्यूशन जो है वो यूएन ने पास किया। तो इस प्रकार से 1948 में इजराइल नाम का जो एक देश है, जो कि यहूदियों के सेटलमेंट वाला एरिया था फिलिस्तीन के अंतर्गत, वो अस्तित्व में आता है। और 1948 में ही इजराइल के निर्माण के साथ ही ब्रिटेन यहां से अपनी विदाई ले लेता है, ब्रिटेन यहां से चला जाता है। उसके बाद होता क्या है कि अरब द्वारा जो सेटलमेंट यहूदियों का यहां पर किया गया था, यहूदी यहां पे लगातार बसाए गए, इजराइल नाम का देश बना दिया गया। इससे जो अरब देश के निवासी थे, अरब जो देश थे, वो बहुत ही क्षुब्ध थे और उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया इजराइल के विरुद्ध। लेकिन इजराइल के विरुद्ध ये छेड़ा युद्ध, तब तक इजराइल अपने आप को बड़ा शक्तिशाली बना चुका था, और इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बावजूद सभी अरब कंट्रीज जो हैं मिलके लड़ी, लेकिन फिर भी इजराइल ने उन सभी को परास्त किया, और परास्त करके जेरूसलम नाम का जो एरिया है, अब ये जेरूसलम नाम का जो एरिया है वो यहां आपको दिखाई देता है। ये जेरूसलम एरिया, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुस्लिम हो, तीनों द्वारा ही पवित्र माना जाता है। तो ये एरिया जो है, इस पर अधिकार के लिए लड़ाई फिलिस्तीनियों साथ ही साथ इजरायलियों के मध्य रही है, और अरब इजराइल युद्ध के दौरान सभी अरब देशों द्वारा फिलिस्तीन का साथ देते हुए भी इजराइल ने क्या कर लिया, अब जेरूसलम पर अपना अधिकार जमा लिया। इस एरिया पर अपना अधिकार किसके द्वारा कर लिया गया, अरब इजराइल के द्वारा कर लिया गया। समय चक्र आगे जब बढ़ता है, 1956 का वर्ष आता है। 1956 का जब वर्ष आता है तो अरब इजराइल युद्ध में अरब देशों ने मिलकर युद्ध लड़ा था इजराइल के विरुद्ध, और इजराइल से सभी लोग गुस्सा थे, और वो जो गुस्सा था वो 1956 में निकलता है। कैसे? मिस्र, देखिए आप, एक कंट्री है यहां, मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से सीमा बनाता है इजराइल, साथ ही साथ इजिप्ट या मिस्र भी यहां भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। और यहां आपको स्वेज कैनल दिखाई दे रही है, जो कि भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, रेड सी से जोड़ती है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। अब मिस्र ने 1956 में यहां इसको असेस देने से मना कर दिया, किसको, इजराइल को स्वेज नहर में असेस देने से मना कर दिया, रोक दिया। तो दोनों के मध्य क्या हो गया, युद्ध हो गया, और इस युद्ध को क्या कहा जाता है, स्वेज युद्ध कहा जाता है। 1956 में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, वही जो पहले वाले युद्ध का परिणाम लिख रहा था। इजराइल बहुत शक्तिशाली हो चुका था, और इजराइल ने अब मिस्र को क्या कर दिया, हरा दिया। और मिस्र को हराने के साथ साथ ही मिस्र का ये वाला जो एरिया है, जिसे सिनाक्सी पेनिसुला कहा जाता है, उस सिनाक्सियन पेनिसुला पर भी इजराइल ने अधिकार कर लिया। तो मिस्र ने किया था हमला, तो मिस्र अपना क्षेत्र ही क्या कर बैठा, इस स्वेज युद्ध में इजराइल को सौंप बैठा, इजराइल से हार बैठा। 1967 में भी इस प्रकार का एक युद्ध वापस से छिड़ता है, जिसे 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। 1967 में युद्ध होता है, और इस युद्ध में पुनः गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स पर क्या कर लेता है, इजराइल अधिकार कर लेता है। प्रारंभ में जैसा मैंने आपको कहा कि गाजा पट्टी वाला जो एरिया है वो फिलिस्तीन को, और वेस्टर्न हाइट्स भी किसको दे दिया गया था, वेस्टर्न वाला जो बैंक है वो भी किसको दे दिया गया था, वो फिलिस्तीनियों को दे दिया गया था। लेकिन 6 डे वार में पुनः अब गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, किसने, इजराइल ने। और एक और एरिया जिसे गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है, और ये गोलन हाइट्स सीरिया के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस प्रकार युद्ध में सीरिया भी शामिल हुआ, तो सीरिया के क्षेत्र पर भी कब्जा यहां पर इजराइल के द्वारा कर लिया। तो इस प्रकार इजराइल ने आक्रमणकारी नीति अपनाते हुए 2 जगह पर कब्जा कर लिया, एक तो गाजा पट्टी पर और एक गोलन हाइट्स पर, जो कि सीरिया के अंतर्गत आता था। इस प्रकार से क्षेत्र का विस्तार इजराइल करता गया। नेक्स्ट, उसके बाद में एक ओस्लो अकॉर्ड, एक समझौता होता है अरब कंट्रीज और इजराइल के मध्य, जिसे ओस्लो अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और इस ओस्लो अकॉर्ड में यह फैसला किया गया, यह कहा गया कि इजराइल गाजा पट्टी वापस से फिलिस्तीनियों को लौटा देगा। तो इजराइल ने यही किया, और गाजा पट्टी, इस ओस्लो अकॉर्ड को मानते हुए ये जो गाजा पट्टी वाला, जिससे कि अभी आज हमला हुआ है किसके ऊपर, इजराइल, वो लौटा दिया, किसको, फिलिस्तीनियों को लौटा दिया। अब फिलिस्तीनियों को लौटाने के साथ ही यहां इजराइल ने एक काम और चालू किया, और क्या चालू किया कि यहां के कुछ जो लड़ाके थे, हालांकि ये क्षेत्र किसको दे दिया, उसने दे तो दिया किसको, फिलिस्तीनियों को, लेकिन यहां कुछ अपने लड़ाके तैयार किए, जिन्हें क्या कहा गया, लिबरेशन आर्मी कहा गया, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना गया।
फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी के नाम से कुछ लड़ाके यहां तैयार किए। और ये उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से अफगानिस्तान में अमेरिका के द्वारा कुछ लड़ाके तैयार करे गए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिका को यह डर था कि अफगानिस्तान में रसिया की मौजूदगी उसके प्रभाव को खत्म कर देगी। इसलिए यूएसए ने वहां तालिबान को विकसित किया, कुछ लड़ाके विकसित किए जो आगे जाके क्या बने, तालिबान। ऐसा ही कुछ कार्य यहां पर किसके द्वारा किया गया? इजराइल के द्वारा किया गया। और इजराइल ने यहां कुछ लड़कों को क्या किया? लड़ाके बनाया और किसके विरुद्ध? फिलिस्तीनी सरकार के विरुद्ध काम करने के लिए तैयार किया। अब ये लड़ाके फिलिस्तीनी सरकार के विरुद्ध काम करते करते एक आतंकवादी संगठन के रूप में परिवर्तित हो गए। और उस आतंकवादी संगठन को ही आज हम हमास के नाम से जानते हैं। और ये हमास की जो उत्पत्ति है वो वास्तव में भस्मासुर के रूप में की गई। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। भस्मासुर क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहानी सुनी है, भस्मासुर एक ऐसा राक्षस था जो शंकर भगवान के वर से उत्पन्न हुआ और वो उन्हीं को मारने के लिए क्या पड़ा? दौड़ पड़ा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि हमास की उत्पत्ति जो है, इजराइल ने इस जिन को बाहर निकाला था और वो जिन इसी को खाने आज दौड़ चला है। ठीक है, तो गाजा पट्टी पे इस प्रकार से हमास नाम का जो आतंकी संगठन है वो उत्पन्न हुआ। हालांकि गाजा पट्टी इजराइल ने लौटा दी थी, लेकिन वहां कुछ लड़ाके अपने छोड़े और उन लड़ाकों ने विकसित होते होते किसका रूप धारण कर लिया? हमास का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात यूएन ने एक और रिजोल्यूशन इस संबंध में दिया, इस विवाद के संदर्भ में अपना दिया, और वो कहलाता है यूएन रिजोल्यूशन 242। और इस यूएन रिजोल्यूशन 242 के अंतर्गत यूएन ने बाकायदा ये कहा कि ये इजराइल ने जो क्षेत्र जीते हैं वो उसे वापस लौटा देने चाहिए। किसको? जिन क्षेत्रों से, जिन भागों से उसने लिए हैं उसको लौटा देना चाहिए। और अरब देशों को भी यह सलाह दी कि अरब देशों को भी आक्रमण अब इजराइल के ऊपर नहीं करना चाहिए। इस अकॉर्ड के बाद में, इस समझौते के बाद में पुनः एक अक्टूबर वार होता है और इस अक्टूबर वार को योम किपुर वार के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में यह वार होता है और इस युद्ध के बाद में जो समझौता होता है उसमें यह तय होता है कि इजराइल ने जो मिस्र का सिनेक्सियन पेनिसुला, मिस्र का ये वाला जो भाग जीता था जिसे सिनेक्सियन पेनिसुला कहा गया, इस सिनेक्सी पेनिसुला को मिस्र वापस से किसको लौटा देगा? वापस से इजराइल किसको लौटा देगा? मिस्र को लौटा देगा। और बदले में मिस्र को क्या करना पड़ेगा? स्वेज कैनल पे जो असेस किसका रोका था? इजराइल का, वो यहां इस स्वेज कैनल पे असेस इजराइल को देना पड़ेगा। किसको? मिस्र को। स्वेज कैनल पे असेस दिया गया, लेकिन ये जो असेस दिया गया, ये जहाज जो इजराइल के जहाज चलाने की परमिशन जो स्वेज कैनल में दी गई मिस्र के द्वारा, वो लिमिटेड परमिशन थी, आंशिक प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। उसके बाद में आगे एक और समझौता होता है जिसे कैंप डेविड ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, या इसे मिस्र इजराइल पीस ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पीस ट्रीटी में पूरी तरीके से यह समझौता हुआ कि अब इजराइल को पूरी तरीके से स्वेज कैनल में असेस क्या दे देगा? मिस्र प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से इन सभी समझौतों के तहत गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक वाला जो एरिया है वो फिलिस्तीन को दे दिया गया। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि ये वाला जो एरिया गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक वाला कुछ एरिया जो है जेरूसलम को छोड़कर वो किसके पास में है? फिलिस्तीन के पास में है। जबकि बाकी का सारा एरिया जो है ये किसके पास में है? ये है इजराइल के पास में। सिनेक्सी पेनिसुला लौटा चुका इजराइल, इसी के साथ गोलन हाइट्स भी सीरिया को लौटा चुका है इजराइल। ठीक है, तो इस प्रकार के सारा घटनाक्रम घटा और 2016 तक आते आते यूएन ने इस विषय में अपना विचार एक रिजोल्यूशन के माध्यम से व्यक्त किया, जिसे यूएन रिजोल्यूशन 2234 के नाम से जाना जाता है। 2016 में ये रिजोल्यूशन आता है और यहां यूएन ये कहता है कि ये जो इजराइल सेटलमेंट है कहां पर? फिलिस्तीनी क्षेत्र में, उसको इल्लीगल, विशेष तौर से ध्यान देना है, इल्लीगल यहां बता देता है कौन? यूएन इजराइल को सेटलमेंट को इल्लीगल बता देता है। यूएन जैसी संस्था द्वारा इल्लीगल बताने के बावजूद भी ईरान चूंकि एक शक्तिशाली देश बन चुका था और साथ ही साथ यूएसए का समर्थन भी उसे प्राप्त था, यूएसए के साथ में बहुत से अन्य यूरोपियन कंट्रीज का भी उसे समर्थन प्राप्त है, इसलिए इजराइल को अब यहां से हटाना लगभग क्या है? असंभव सा प्रतीत होता है। अब बात करते हैं कि विभिन्न जो देश हैं वो किस प्रकार से, स्पेसिफिकली बात करेंगे कि भारत इस संदर्भ में किस प्रकार की राय रखता है। तो हम देखें, प्रारंभिक जो राय थी भारत की, उसमें भारत ये मानता था, चूंकि प्रारंभ में भारत का जो झुकाव था वो किसकी तरफ था? यूएसएसआर, रशिया की तरफ भारत का झुकाव था। और रशिया यहां
फिलिस्तीन को सही मानता था, इजराइल को गलत मानता था। इसीलिए इंडिया भी इसी स्टैंड पर था और इंडिया के साथ में रशिया, इंडिया और रशिया दोनों इस बात के समर्थन में थे कि यहां फिलिस्तीन सही है, इजराइल यहां गलत है। लेकिन धीरे धीरे ये जो व्यू है वो भारत का बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि बदलती हुई राजनीतिक, जो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से ये व्यू भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है उसको भी आगे हम देखेंगे। इसी तरह यूएसए, इराक और जो ब्रिटेन थे वो इजराइल को यहां सही मानते थे, जबकि ईरान, इंडिया और यूएसएसआर यहां किसको सही मानते थे? फिलिस्तीन को मानते थे सही। ये तो हुआ प्रारंभिक स्थिति की बात करें अब की स्थिति, तो अब की स्थिति क्या है आइए ये भी देख लेते हैं। अब की स्थिति यदि हम देखें तो अब भारत का जो झुकाव है वो यहां इजराइल की ओर हो गया है। इजराइल की ओर झुकाव होने का कारण है, सबसे पहला कारण भारत का यूएसए की तरफ झुकाव। हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वाड नाम का संगठन, चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्वाड नाम का संगठन भारत, यूएसए और जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज वहां कर रहा है। तो चीन की जो वन बेल्ट वन रोड नीति है और चीन की जो आक्रमणकारी नीति है उसके तहत अब क्या कर रहा है, भारत यूएसए के निकट जाता जा रहा है और रशिया से दूर। इसीलिए भारत का जो पक्ष है इस मामले में, भारत का जो दृष्टिकोण है वो भी यहां परिवर्तित होता है। पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, भारत का दृष्टिकोण परिवर्तित होने का कारण है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो हाल ही में G20 की जो मीटिंग हुई थी उसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई। और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? ये प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। भारत का ये उद्देश्य है कि भारत किसी तरीके से यूरोप और सेंट्रल एशिया के मार्केट तक पहुंचे व्यापार के लिए। और यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ के पास पहुंचने के लिए भारत ने इससे पहले भी प्रयास किए हैं, लेकिन इससे पहले के प्रयास जो हैं वो विफल रहे। क्यों विफल रहे अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए भारत के व्यू का चेंज होने का कारण इजराइल के प्रति क्या है? सबसे पहली चीज तो यूएसए से बढ़ती हुई भारत की निकटता और रशिया की चाइना के साथ बढ़ती हुई निकटता। तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए का साथ लेते हुए भारत ने इजराइल के प्रति अपना व्यू बदला। और दूसरा, भारत का स्वयं का भी एक कारण है, वो कारण है ये प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC, आईमैक के नाम से इसे जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट क्या होगा? देखिए, भारत कहां पहुंचना चाहता है? यूरोप तक अपने व्यापार को पहुंचाना चाहता है। लेकिन यूरोप तक व्यापार को पहुंचाने के लिए भारत के पास में जो रास्ता है वो रास्ता या तो वो ईरान और सेंट्रल एशिया होकर यूरोप तक पहुंचे। ईरान और सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचने में क्या समस्या थी, क्या भारत ने इसके लिए प्रयास किया और क्या प्रकार की समस्या आई, उसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। भारत ने इसके लिए पहले एक प्रयास किया जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, INSTC के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। क्यों विफल रहा उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा? एक तो समुद्री मार्ग और एक रेलवे मार्ग को डेवलप किया जाएगा। कैसे? भारत का ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट से मुंबई से लेकर एक यहां यूएई का जो पोर्ट है यहां तक क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो हिंद महासागर में एक सी रूट को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा अरब सागर से होते हुए। दूसरा, उसके पश्चात भारत का क्या विचार है कि भारत अब यहां से चलते हुए कहां पहुंचना चाह रहा है? यहां से चलते हुए इस प्रकार अरब देशों से निकलते हुए इजराइल होते हुए और यहां ग्रीस तक पहुंचना चाह रहा है भूमध्य सागर के थ्रू। अब ये कहां तक पहुंचना चाह रहा है? इधर क्या है? यूरोप। तो भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप को पहुंचना चाह रहा है। ठीक है, तो भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप तक पहुंचने के लिए भारत को इन अरब देशों की और इजराइल की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से होकर ये मार्ग गुजर रहा है। तो ये मार्ग जो गुजर रहा है वो एक तो यूएई, उसके साथ सऊदी अरेबिया और उसके साथ इजराइल से होकर गुजर रहा है। तो जरूरी है कि ये तीनों देश भारत के पक्ष में रहें। तो इजराइल का पक्ष में रहना भारत के लिए जरूरी है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया और यूएई का पक्ष में रहना भी भारत के पक्ष में यहां प्रतीत होता है। इसीलिए इन सभी देशों से सहयोग भारत बढ़ा रहा है और यही कारण है कि इजराइल के प्रति भारत का जो प्रारंभिक व्यू है वो अब चेंज हो चुका है और भारत यहां स्पष्ट रूप से, नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं और स्पष्ट रूप से भारत यहां इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये वो रूट है, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके कारण भारत का इजराइल के प्रति जो स्टैंड है वो साफ तौर पर इजराइल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इससे पहले, अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है उसको लाने की जरूरत क्यों पड़ गई?
क्योंकि इससे पहले भारत ने एक प्रोजेक्ट किया था यूरोप तक पहुंचने के लिए, उसे INSTC के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिशन कॉरिडोर। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या प्रयास किया गया था कि भारत यहां अपने पोर्ट के माध्यम से पहले कहां पहुंचे, यहां ओमान की खाड़ी से ईरान में, इसके लिए भारत ने एक बंदरगाह विकसित किया था जिसे चाबहार बंदरगाह के रूप से में जाना जाता है। अब यहां समस्या क्या हुई कि यह प्रोजेक्ट कहां चल रहा था, ईरान में। ईरान में समस्या क्या हुई कि ईरान जो है उस पर अमेरिका ने, यूएसए ने क्या लगा दिए, प्रतिबंध। और यूएसए कहता है कि जो भी देश अब ईरान के साथ में व्यापार करेगा उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। भारत का ईरान के साथ में पेट्रोलियम का बड़ा व्यापार था, भारत ने सारा का सारा आयात पेट्रोलियम का ईरान से क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ईरान के साथ पेट्रोलियम का आयात बंद करते हुए ईरान ने भी बदले में क्या किया, इस चाबहार बंदरगाह पे जो भारत द्वारा भारी मात्रा में निवेश किया गया था उसको रोक दिया गया। तो इस प्रकार चाबहार बंदरगाह से होते हुए और इस कैस्पीरियन सी जो कि यूरोप से अड़ा हुआ है, उस कैस्पीरियन सी से होते हुए यूरोप पहुंचने की भारत की क्या थी, योजना थी। लेकिन यह योजना खटाई में पड़ गई। कारण क्या रहा, यूएसए द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाना, और ईरान पर प्रतिबंध लगने के कारण भारत द्वारा ईरान से आयात रोकना, और आयात रोकते ही ईरान का नाराज हो जाना। तो इस कारण यह प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। दूसरा, भारत यहां, ये तो यूरोप पहुंचने का मार्ग था, दूसरा भारत इसी प्रोजेक्ट के तहत पहुंचना चाह रहा था कहां, सेंट्रल एशिया में भी। सेंट्रल एशिया में किस प्रकार पहुंचना चाह रहा था, यहां ईरान से होते और अफगानिस्तान से होते हुए भारत यहां सेंट्रल एशिया में पहुंचना चाह रहा था। और अफगानिस्तान पर जरांग डेलराम हाईवे नाम की एक सड़क यहां भारत द्वारा बनाई जा रही थी, उसको भी, ये प्रोजेक्ट भी अब ईरान की नाराजगी के चलते भारत का क्या पड़ गया, खटाई में पड़ गया है। इसलिए भारत ने एक विकल्प के रूप में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC नाम के प्रोजेक्ट को G20 की मीटिंग में चालू करने की बात कही है। और इसके लिए इजराइल और सऊदी अरब का भारत के पक्ष में होना जरूरी है। तो ये था भारत का हित इस पूरे संदर्भ में। अब पूरे संदर्भ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो हित है वो यहां हमें मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इजराइल के पक्ष में। लेकिन यहां भारत के सामने एक समस्या जो उत्पन्न होती है वो है सऊदी अरेबिया से संबंधित। जैसा हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब का भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना जरूरी है, तभी भारत असेस कर पाएगा यूरोप तक के मार्केट को। लेकिन आज की जो घटना हुई, इजराइल पर जो हमला हुआ, चूंकि सऊदी अरेबिया क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, तो उसने खुल के इजराइल का यहां पर क्या किया है, विरोध किया है, और हमास संगठन का क्या किया है, समर्थन किया है। तो यहां भारत की जो हित है वहां पर भारत के हितों पर टकराव हो सकता है, भारत के हितों पर चोट यहां पर सऊदी अरेबिया के मामले में पहुंच सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए यहां इस खबर से बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि ऐसे कौन से देश हैं, इजराइल चर्चा में है, तो ऐसे कौन से देश हैं जो इजराइल के साथ में क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। तो ये आपको पूरा इजराइल दिखाई दे रहा है। इजराइल की यदि हम बाउंड्री देखें तो इजराइल की जो बाउंड्री या पड़ोसी देश बनाते हैं जिसकी बाउंड्री को, वो है सबसे पहला तो जॉर्डन, ये आपको दिखाई दे रहा है जॉर्डन, इसी के साथ में सीरिया। तो जॉर्डन और सीरिया ये दो ऐसे देश हैं जो कि किस साइड में, ईस्ट की तरफ बाउंड्री बनाते हैं, किसके साथ में, इजराइल के साथ में। जबकि इस तरफ वेस्ट की तरफ हम देखें तो बाउंड्री कौन बना रहा है, इजिप्ट बनाना है। साउथ वेस्ट की तरफ बाउंड्री कौन बना रहा है, इजिप्ट बना रहा है। और लेबनान की यदि हम बात करें तो ये उत्तर की तरफ बाउंड्री बनाता है, किससे, इजराइल से। तो ये थे इजराइल के पड़ोसी देश, किस किस की बाउंड्री इजराइल के साथ में लगती है। इस प्रकार का प्रश्न मैपिंग में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है मेडिटेरियन सी से। मेडिटेरियन सी से या भूमध्य सागर से प्रश्न क्यों बनता है, क्योंकि हम देखते हैं इजराइल जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में, वो बाउंड्री शेयर करता है भूमध्य सागर के साथ में। तो भूमध्य सागर से चूंकि ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ऐसा प्रश्न भी यहां आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर के सीमा से सटे हुए हैं, भूमध्य सागर से उनकी बाउंड्री लगती है, उनकी सीमा लगती है। तो 3 महाद्वीपों के देश इस प्रकार के हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। पहले कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यहां से लेके यहां तक यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये बीच में पूरा मेडिटेरियन सी, ये आपको यहां मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है या भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है। और इस भूमध्य सागर के लगते हुए जो कंट्रीज हैं उनकी यदि हम बात करें तो यूरोप, पहले यूरोपियन महाद्वीप की कंट्रीज की बात करें तो स्पेन, फ्रांस, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेगो, अल्बानिया, ग्रीस,
ये सभी ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप की जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। यदि हम बात करें एशियन कंट्रीज की, तो टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस जो कि इसके अंतर्गत ही स्थित है, ये भी किससे लगती हैं? भूमध्य सागर से सीमा बनाती हैं। इसी प्रकार कुछ जो कंट्रीज हैं, कुछ जो देश हैं, वो अफ्रीका के ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं किससे? भूमध्य सागर से। और वो देश कौन कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट या मिस्र। तो ये कुछ ऐसे देश थे जो सीमा बनाते हैं किसके साथ में? भूमध्य सागर के साथ में। अगला मैपिंग से, इस बिंदु से, इस विषय से जो प्रश्न निकल सकता है वो है वाटर बॉडीज विद इन मेडिटेरियन सी। अर्थात मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर जो कि एक बहुत बड़ा क्या है? वाटर बॉडी है, एक जलाशय है एक प्रकार का। उसमें अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी बहुत प्रकार के छोटे छोटे सी, छोटे छोटे समुद्र वहां स्थित हैं। कौन कौन से? इस तरफ से हम चालू करें तो एल्बोरन सी, उसके बाद में बैलरेनिक सी, उसके बाद में लिंगुरियन सी, लिंगुरियन सागर, उसके बाद में टाइथीरियन सागर, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, एजियन सागर, सी ऑफ क्रेटी जो कि यहां स्थित है। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो दो प्रकार की जल संधि भी हमें यहां भूमध्य सागर के अंतर्गत दिखाई देती है। पहली बॉस्पोरस स्ट्रेट और दूसरी डेंड्रियल्स स्ट्रेट। अब जो बॉस्पोरस स्ट्रेट और डेंड्रियल स्ट्रेट है वो किस किस को जोड़ती हैं? देखिए, डेंड्रियल जो स्ट्रेट है वो एजियन सी और किसको जोड़ती है? सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है। तो ये जो डेंड्राइल स्ट्रेट है, डेंड्राइटल स्ट्रेट है, स्ट्रेट या जल संधि है, वो यहां इस एजियन सागर और सी ऑफ मरमरा को आपस में जोड़ती है। अब ये जो सी ऑफ मरमरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सी ऑफ मरमरा एक्चुअल में एक छोटी जल राशि है जो जोड़ती है किसको? यहां आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक सी या काला सागर। तो काला सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली जो वाटर बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑफ मरमरा के नाम से जानते हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी वाटर बॉडीज जो कि भूमध्य सागर के अंतर्गत पाई जाती हैं। अगला मैपिंग से जो इस यहां से प्रश्न बन सकता है वो है आइलैंड्स विद इन द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे द्वीप भी हमें दिखाई देते हैं। उन द्वीपों की यदि हम बात करें तो पहला इस प्रकार का द्वीप है बालरिक आइलैंड जो कि स्पेन के कब्जे में है। इसी प्रकार कोरेशिया जो कि फ्रांस के कब्जे वाला एक द्वीप है। इसी प्रकार सार्डिनिया, सिसिली, ये दोनों ही इटली के कब्जे वाले दो द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त माल्टा यहाँ एक स्वतंत्र द्वीप समूह है। इसी प्रकार क्रेटी जो कि ग्रीस के कब्जे वाला एक द्वीप है और साइप्रस यहाँ एक स्वतंत्र प्रकार का द्वीप है। ये कुछ प्रकार के द्वीप समूह हैं जो कि भूमध्य सागर के अंतर्गत पाए जाते हैं। चूंकि खबर चर्चा में है इसलिए हाल फिलहाल होने वाले एग्जाम्स में मैपिंग के संदर्भ में ये प्रकार के जो प्रश्न है वो बन सकते हैं। और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स वैसे ही चर्चा में रहती है, इसलिए भूमध्य सागर से लगते हुए देशों से प्रश्न हमेशा हमें परीक्षा में देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि इस टॉपिक से यहाँ सिविल सर्विसेज के विषय में निकल के आते हैं। तो आज के सेशन में हमने इजराइल पर जो ये हमास का हमला हुआ है उसके मूल की हमने बात की, उसके इतिहास को हमने समझा और किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न परीक्षा में निकल सकते हैं उन सभी के बारे में हमने बात की। मिलते हैं ऐसे ही किसी खबर के साथ में अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।